अच्छा मियाँ, तो बात ये है कि जब भी दुनिया में किसी मज़हब या सकाफ़त ने अपना पैगाम आम लोगों तक पहुँचाना होता है तो वो तरीका एक ही इस्तेमाल करते हैं। वो तरीका जो है उसे कहते हैं कहानी। तमाम सकाफ़तें और तमाम मज़हब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। आप कुरान ले लें, कुरान एक मजमुआ है जिसमें जगह जगह के ऊपर कहानियाँ सुनाई गई हैं। इसमें आपको हज़रत मूसा की कहानी भी नज़र आएगी, हज़रत नूह की कहानी भी नज़र आएगी, हज़रत इब्राहीम की कहानी भी नज़र आएगी और हज़रत ईसा की भी कहानी नज़र आएगी। ये तो बात हो गई जी मज़हब की। तहज़ीब और सकाफ़त की बात करते हैं। तहज़ीब और सकाफ़त के ऊपर भी मज़हब का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर आप इनको सेपरेटली भी रखें तो हर सकाफ़त, हर कल्चर, हर तहज़ीब अपनी अपनी कहानियाँ सुनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी पंजाबी सकाफ़त ले लें तो ये भी कहानी सुनाएगी कि कहीं पे आपको हीर रांझा की कहानी सुनाएगी, कहीं पे ससी पुन्नो की कहानी सुनाएगी, कहीं पे शीनी फरहाद की कहानी सुनाएगी। मगरब में आपको किंग आर्थर की कहानी नज़र आ जाती है, रॉबिन हुड की कहानी नज़र आ जाती है, आपको शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की कहानी नज़र आ जाती है। इससे एक नतीजा तो अख्ज़ हो जाता है कि जब भी आपने एक आम इंसान के साथ ऑन अ हार्ट टू हार्ट लेवल कनेक्ट करना है तो आपको सुनानी पड़ेगी कहानी। So we can say that storytelling is an important tool which is used by all the cultures and all the religions in the world to communicate with a common man. जोसेफ कैम्पबेल 20वीं सदी का एक मशहूर अफसाना निगार था। इसने दुनिया जहान के मज़ाहिब और सकाफ़तों का मुताला कर रखा था with a special focus on the stories that these religions and cultures tell. इन्होंने इन स्टोरीज़ के तमाम मरकज़ी किरदारों के अंदर एक कॉमनैलिटी ढूंढी। इनके मुताबिक आप इन स्टोरीज़ में से किसी भी मरकज़ी किरदार को निकालें तो आपको उसका सफ़र जो है एक स्पेशल टेम्पलेट के ऊपर मैप होता हुआ नज़र आएगा। इस टेम्पलेट को उन्होंने नाम दिया द हीरोज़ जर्नी। इसका उसने जिक्र किया अपनी किताब में जिसका नाम है द हीरो विद 1000 फेसेस। इसके मुताबिक हीरो की जो ज़िंदगी है वो दो जगहों पर बढ़ती है। आप समझ लें कि आपकी एक सेंटर में एक लाइन ऑफ पार्टीशन है। इस लाइन के इस तरफ जो है हीरो की आम जिंदगी है जिसको वो कहता है द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, और इस लाइन के दूसरी तरफ जो उसकी ज़िंदगी है जिसको वो कहता है द स्पेशल वर्ल्ड, यानी कि ये वो स्पेशल वर्ल्ड है जहाँ पे हीरो जाके असल में हीरो बनता है। ये जो ओवरऑल टेम्पलेट है ये पूरा एक साइकिल की तरह चलता है। इस साइकिल के अंदर कोई 10-12 स्टेप्स हैं, मैं उन सारे स्टेप्स का तो जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उसके अंदर 3 जो मेजर स्टेप्स हैं वो हैं सबसे पहले सेपरेशन, दूसरा इनिशिएशन और तीसरा रिटर्न। ये वो स्टेप होता है जहाँ पे हीरो के हालात या बैरूनी ताकतें एकदम से हीरो को धकेलती हैं फ्रॉम हिज ऑर्डिनरी वर्ल्ड टू हिज स्पेशल वर्ल्ड। हज़रत मूसा की कहानी से इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मिस्र के अंदर वो फ़िरौन के घर के शहजादे थे और मिस्र के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। अपने इर्द गिर्द वो बनी इसराइल के लोगों को देखते थे कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। हालांकि दिल में उनके लिए दर्द ज़रूर था उनके पास, लेकिन कुछ कहते नहीं थे क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। तो ये जो होता है हीरो की जर्नी हमेशा स्टार्ट होती है स्टेटस को से। स्टेटस को होता है जहाँ पे वो एक आम सी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर होता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक दर्द ज़रूर होता है, एक उचमी ज़रूर होती है कि मैंने कुछ स्पेशल करना है। तो हज़रत मूसा के साथ भी कुछ यही हुआ। एक दिन वो देख रहे थे कि एक दरोगा जो था बनी इसराइल के गुलाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा था। उन्होंने उस दरोगे को रोकने की कोशिश की। उस दरोगे ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी या बदकलामी की तो हज़रत मूसा ने उसको एक मुक्का दे मारा, जिसकी वजह से वो दरोगा मर ही गया। उस ज़माने में किसी मिस्री को मारने की, खां वो दरोगा हो या आपसे छोटा हो, उसकी सज़ा जो थी सज़ाए मौत ही थी। तो इधर जो है हज़रत मूसा का वो सेपरेशन का स्टेप शुरू होता है कि एक सिचुएशन आई जिससे उनकी ज़िंदगी सडनली हिला के रख दी। इस केस के अंदर उनको क्या कहते हैं एकदम से मिस्र छोड़ना पड़ा। इधर जो है ये कोई हतमी नहीं होता कि आपका एकदम से क्या कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ल्ड से आप क्या कहते हैं स्पेशल वर्ल्ड के अंदर आ गए। इधर अभी भी हीरो के पास हमेशा से चॉइस होती है, वो अभी भी वापस जा सकता है अपनी ऑर्डिनरी दुनिया में। हज़रत मूसा एट द एंड ऑफ द डे थे तो एक शहजादे ही। वो जाते फ़िरौन के पैर पकड़ लेते, उसकी मिन्नत समाजत करते तो शायद उन्हें कोई बीच में गुंजाइश मिल जाती या माफ़ी मिल जाती, वो आराम से फिर भी अपने कंफर्ट जोन के अंदर रह सकते थे। लेकिन बात ये होती है कि हीरो के अंदर ज़रूर होता है यार ये जिस ज़िंदगी जो मैं अभी गुजार रहा हूँ ना, ये जो मेरी ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी प्लेस, स्टेटस को है, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। आई एम लार्जर देन दिस, आई कैन मूव फॉरवर्ड एंड आई कैन ट्रूली सी वट माई पोटेंशियल इज़। लेकिन ये जो ट्रू पोटेंशियल देखने वाली जो चीज़ होती है ना, अपनी ऑर्डिनरी दुनिया में अपने स्टेटस को में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको दूसरी दुनिया का सफ़र तैयार करना ही पड़ेगा।
तो ये हो गई सेपरेशन स्टेप की बात। अगर आप दूसरी तरफ इसी हीरोज जर्नी के सेपरेशन वाले स्टेप को मैप करना चाहें तो आप किसी हॉलीवुड फिल्म के ऊपर भी मैप कर सकते हैं। 1990s के अंदर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द मैट्रिक्स। इसके अंदर स्टोरी कुछ इस तरह है कि आपका जो हीरो है वो एक दुनिया में रह रहा है जो कि असली दुनिया ही नहीं है, वो दुनिया ही नकली दुनिया। तो ये इन अ क्वाइट लिटरल सेंस उसकी दुनियाओं के अंदर पार्टीशन है, असली दुनिया में और नकली दुनिया में। उसे भी एक चॉइस प्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ रेड पिल एंड अ ब्लू पिल। इसका जो मेंटर है जिसका नाम होता है मॉर्फियस, उसे चॉइस देता है दो पिल्स के दरमियान। एक उसे पिल दिखाता है जी ये है जी रेड पिल, और एक ये है जी ब्लू पिल। वो कहता है जी अगर ये रेड पिल लोगे तो तुम इस दुनिया को छोड़ के, जो कि नकली दुनिया मशीनी दुनिया बनाई गई है जो तुम्हारे दिमाग को इस टाइम कंट्रोल कर रही है, ये रेड पिल लो और इस दुनिया से बाहर आ जाओ और असली दुनिया में आ जाओ, या ये ब्लू पिल लो और इसी दुनिया में रहो और अपने कंफर्ट जोन में रहो और मजे करते रहो। तो ये जो सेपरेशन का स्टेप है ये आप दुनिया की किसी भी फिल्म, किसी भी स्टोरी, किसी भी मजहब से उठाई गई कहानी में जाएंगे तो आपको ये सेपरेशन का स्टेप जरूर नजर आएगा। सेपरेशन का स्टेप वो स्टेप होता है जहां पे हीरो को सडनली उसकी ऑर्डिनरी दुनिया से उसकी स्पेशल दुनिया की तरफ धकेला जाता है। अब यहाँ पे आता है आपके इनिशिएशन का स्टेप। स्पेशल दुनिया के अंदर हीरो दाखिल हो चुका है, ये कोई आसान दुनिया नहीं है। इसे यहाँ पे दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको कंप्लीटली अकेला छोड़ दिया जाएगा। दोबारा से मैं उसी कहानी की तरफ वापस आऊंगा। अगर आप हजरत मूसा की मिसाल लें तो जब वो मिस्र से निकले तो उनको हजरत शुएब की फॉर्म में एक मेंटर मिले। हजरत शुएब ने कहा कि मैं आपको अपनी बेटी का हाथ, हजरत आसिया का हाथ दूंगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त थी कि उन्होंने 10 साल उनके लिए बकरियां चरानी थी। अब 10 साल बकरियां एक ऐसे इंसान ने चरानी है जो कि शहजादों की जिंदगी बसर करता हुआ आ रहा है। तो हजरत मूसा का जो मिजाज था उस मिजाज में गुस्सा बहुत ज्यादा था। तो ये जो इनिशिएशन का स्टेप है जहाँ पे आपको दोस्त मिल रहे हैं, दोस्त आपको सिर्फ कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए नहीं मिल रहे, दोस्त आपको तैयार कर रहे हैं बड़े टेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो इनिशिएशन का टेस्ट है इसके अंदर एक फाइनल ऑर्डील आनी है। तो हजरत मूसा जो कि गुस्से के तेज हैं, जो कि शहजादों की जिंदगी बसर करते हुए आ रहे हैं, अब उन्होंने 10 साल बकरियां चराई। अगर आप ये किसी चरवाहे से पूछें कि बकरियां चराना कोई आसान काम है मुश्किल, तो वो बताएगा कि रिलेटिवली काफी मुश्किल काम है, क्योंकि बकरी जो है वो एक जानवर, एक बड़ा शरारती जानवर है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आपने एक बकरियों के पूरे रेवड़ को एक लाइन में इकट्ठा रखना है और उनको नेविगेट करना है थ्रू थिक एंड थिन टू द राइट पैस्चर, एंड यू हैव टू ब्रिंग देम बैक विदाउट बीइंग ईटन बाय द वुल्व्स। तो ये जो नबी थे हजरत मूसा, ये असल में उनकी ट्रेनिंग थी कि उन्होंने आगे जाके बनी इसराइल को भी इसी तरह गाइड करना और फिरौन के ट्रैप से उनको बाहर निकालना है। अब हम वापस आते हैं अपने हॉलीवुड के हीरो की तरह से। नियो के लिए इनिशिएशन का स्टेप ये था कि जैसे ही वो असली दुनिया के अंदर दाखिल होता है, उधर उसे ऑरेकल मिलती है और ऑरेकल उसे बताती है कि बेटा तू ही वो मर्द मोमिन है जो कि इंसानों को मशीनी दुनिया से बाहर निकालेगा और पीस लेके आएगा बिटवीन ह्यूमंस एंड द मशीन्स। तो साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी उसी तरह चल रही है। तो ये हमने बात कर ली इनिशिएशन के इनिशियल फेजेस की, जो कि हजरत मूसा के साथ पेश आए और हमारे हॉलीवुड के हीरो नियो के साथ भी पेश आए। मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो तैयार कर रहे हैं आपको असली फाइट के लिए, असली केओस के लिए, असली ऑर्डील के लिए। हजरत मूसा के लिए वो असली ऑर्डील क्या थी? वो थी जब उन्हें कहा गया कि जाओ फिरौन के पास वापस और उसे खुदा का पैगाम पहुंचाओ। हजरत मूसा के पास मिनिमम हेल्प है उस टाइम के लिए। वो जिधर से भाग के आए हैं उन्होंने उधर ही वापस जाना है। उन्होंने उस सजा को भी फेस करने का खतरा भी उनके पास, और सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने जाके उस वक्त के बादशाह को कहना है कि भाई तुम गलत बात कर रहे हो, तुमने मानना है तो अल्लाह का हुक्म मानो और इन बनी इसराइल के लोगों से इत्तेफाक से, सलूक से, खुशनुदी से पेश आओ। तो ये कोई आसान काम नहीं है, ये उनके लिए बिगेस्ट ऑर्डील और बिगेस्ट केओस है। ये उनकी सबसे बड़ी फाइट है। नियो के लिए सबसे बड़ी फाइट का मुकाम कहाँ पे आता है? ये वो मुकाम है जहाँ पे वो मैट्रिक्स के कॉन्स्ट्रक्ट के एजेंट के अगेंस्ट वो पहली दफा फाइट में जाता है और उस टाइम उसे ये अपने ऊपर भरोसा भी नहीं होता कि मैं क्या ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरे दोस्तों ने तैयार तो किया है, मुझे मेरे मेंटर ने बताया तो है कि तुम इस दुनिया के कॉन्स्ट्रक्ट ब्रेक कर सकते हो। हाँ, मैंने थोड़ा सा उसको करके भी देखा है, लेकिन अब ये जो असली डील है, असली केओस है, असली फाइट है, मैं इसको किस तरह लड़ूंगा? तो इधर जो होता है हीरो को अपने ऊपर भरोसा जो है उतना नहीं होता। अब इसी तरह आप हजरत मूसा को देख लें। हजरत मूसा भी जो थे वो इस चीज से कतराते थे कि उनकी जो जुबान थी वो साफ नहीं थी। जब वो बोलते थे तो वो झिझकते थे, उनके तुतलाते थे। तो उसके ऊपर वो फिर आपको दुआ भी याद होगी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वक़्दतम बिल लिसानी वफ़क़हू क़ौली, जिसमें ये अल्लाह ताला मेरी जुबान को क्लियर कर दे और मेरे सीने को नूर से भर दे। लेकिन नबी होने के बावजूद
अल्लाह ताला का उनके सर के ऊपर हाथ होने के बावजूद वो कतरा रहे हैं। ये जो केओस होता है ना, ये हीरो का टर्निंग पॉइंट होता है सबसे बड़ा। अच्छा, ज्यादातर स्टोरीज में होता है कि ये हीरो कभी भी ये पहली दफा में ये फाइट जीतता नहीं है। तो हजरत मूसा के केस में भी यही था, एवरीथिंग वाज अगेंस्ट हिम। आप अगर देखें तो जब वो पैगाम तो अपना पहुंचा रहे थे, वो अपनी चीजें प्रूव कर रहे थे फिरौन के सामने, ऐसा नीचे जमीन पर मारते थे वो सांप बन जाता था, जादूगरों को हरा दिया। लेकिन जो फिरौन है वो एक अपर लेवल के ऊपर बैठा हुआ, और वो आप किसी भी हिस्टोरियन से पूछें तो वो कहेगा फिरौन आपको जीतता हुआ नजर आता है क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास पावर ज्यादा है। तो इधर जो हीरो जो होता है वो कश्मकश के अंदर पड़ा होता है। और अगर इसी तरह से हजरत मूसा से हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो नियो का वो जो ट्रेन वाला सीन है उसके अंदर ये होता है कि उसे एक बुरी तरह शिकस्त होती है, उसे अच्छी खासी मार पड़ती है, कुटाई पड़ती है। तो इस स्पेशल स्टेप को इनिशिएशन के फेज में बोलते हैं द ऑर्डील। इधर जोसेफ कैम्बेल कहते हैं कि इधर हीरो एक दफा मरता है, मरने से मुराद एक दफा वो शिकस्त खाता है और उसके बाद वो दोबारा खड़ा होता है। तो ये जब वो दोबारा हीरो खड़ा होता है, ये वो टाइम होता है जहाँ पे वो अपने ऑर्डील से, अपने दुश्मन से जीत सकता है, अब उसके औस से बाहर आ सकता है। तो अब फिर हम वापस आ जाते हैं हजरत मूसा की तरफ। हजरत मूसा उस ऑर्डील से इस तरह वापस आते हैं कि उन्होंने जो भी हिदायत का पैगाम था, अपना जो था जिम्मेदारी पूरी तरह मुकम्मल कर दी, अपने हिदायत का पैगाम फिरौन तक और उसकी कौम तक पहुंचा दिया। और हजरत मूसा को हुक्म आता है कि बनी इसराइल को मिस्र से लो और मिस्र से बाहर निकल जाओ। हजरत मूसा किस तरह बनी इसराइल की कौम को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लेके बाहर निकलते हैं मिस्र से, और पीछे ऑब्वियसली फिरौन उनका फॉलो करता है उन्हें, लेकिन उसको गर्क कर दिया जाता है दरियाए नील के अंदर। तो इधर इनिशिएशन का स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पे हजरत मूसा की फाइनली जाके जीत होती है। लेकिन उस जीत से पहले ऑलमोस्ट हार चुके होते हैं। अब इसी तरह आप नियो का ले लें, जो कि हॉलीवुड फिल्म का हमारा हीरो है, उसकी भी हार इसी तरह होती है कि एंड पे इन अ वेरी लिटरल सेंस, मुझे तो ये लगता है कि ये जो स्टोरी है कंप्लीटली जोसेफ कैम्बेल के उस हीरोज जर्नी को फॉलो करती है कि उसे लिटरली जो उस कॉन्स्ट्रक्ट का एजेंट होता है वो गोली मार देता है, बल्कि गोली भी नहीं 6 गोलियां मारता है और वो मर चुका होता है। लेकिन उधर उसको फिर एकदम से एक चीज याद आती है कि वो तो इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा ही नहीं है, वो तो इस नकली दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। वो इस नकली दुनिया के रूल्स को तोड़ सकता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो असल में नहीं हो रहा, और उसका माइंड और उसका जो हार्ट है वो इन चीजों से फ्री है। तो वो हालांकि उस दुनिया के अंदर मर जाता है, लेकिन वो दोबारा से एक दफा जिंदा होता है और फिर वो उन एजेंट्स को मार देता है और उस कॉन्स्ट्रक्ट को, उसे एक चीज समझ आ जाती है कि मैं इस कॉन्स्ट्रक्ट को ब्रेक कर सकता हूँ। तो हजरत मूसा को भी इसी तरह ये चीज समझ आ गई थी कि मेरे ऊपर जो है अल्लाह ताला का हाथ है, और फिरौन को गर्क हो गया। तो जो मेन ताकत है वो अल्लाह ताला की ताकत है। रिटर्न वो स्टेप होता है जहाँ हीरो अपनी स्पेशल दुनिया है उधर से वापस आता है अपनी असली दुनिया में। लेकिन इस दफा असली दुनिया में वो एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल पर्सन वापस नहीं आता। अब वो बदल चुका होता है, अब वो हीरो बन चुका होता है, अब उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, स्पेशल विजडम होता है। तो वो अब जब वापस आता है अपनी ऑर्डिनरी दुनिया के अंदर, तो वो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं आता। अच्छा, हीरोज जर्नी की एक्सप्लेनेशन का तो यहाँ पे जी एंड होता है, लेकिन हमने शुरू में बात की थी कहानी की, और मैं वहीं पे वापस आऊंगा कहानी। हमने एक बात की कि कहानी जो है ये लोगों से कनेक्ट करने का तरीका, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कहानी जो है वो आम लोगों की ख्वाहिशों की अक्कासी करती है, यानी कि वो चीज एक्सप्लेन करती है जो कि एक आम बंदा बनना चाहता है। तो क्या आप अपनी जिंदगी में खुद एक हीरो नहीं है? बड़ी एक आम सी बात कही जाती है कि एक आम सा जुमला बोला जाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो होता है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर एक हीरो होता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक हीरो हैं। आप फिरौन से नहीं लड़ रहे, लेकिन आप अपने हालात से लड़ रहे हैं। आप किसी मैट्रिक्स या कंस्ट्रक्ट में नहीं फंसे हुए, लेकिन आप भी अपनी आम ऑर्डिनरी दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दुनिया के अंदर 95% लोग अपने कभी भी सेपरेशन वाले फेज़ को छोड़ नहीं पाते। वो हमेशा सेपरेशन को छोड़ना चाहते हैं, उनके दिल में ख्वाहिश ज़रूर होती है, उनको धकेला भी जाता है उनकी स्पेशल दुनिया की तरफ, लेकिन वो फिर चूज़ करते हैं वापस आना अपनी नॉर्मल दुनिया की तरफ, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना चाहते हैं। तो क्या आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हुए हैं? नहीं। तो क्या आप अपनी इनिशिएशन स्टेज में फंसे हुए हैं, या आप एक वाइज इंसान है जो कि अपनी रिटर्न पे वापस आके एक स्पेशल विजडम अपने साथ कैरी करते हैं? ये शेयर करें आप हमारे साथ। जहाँ तक मेरी पर्सनल ज़िंदगी का सवाल है, मेरा नाम अमजद इकबाल है। मैं 32 साल का हो चुका हूँ, और 32 साल की इस उम्र में पहुँच कर मेरे पे सेपरेशन का फेज़ आ चुका है। लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।